नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की गहराई में उतर रहे हैं जहां प्राचीन माया सभ्यता के निशान आज भी मिलते हैं, जहां धधकते ज्वालामुखी हैं और संस्कृतियों का एक गजब का मेल देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं ग्वाटेमाला की। हमारे पास इस देश पर एक काफी विस्तृत हिंदी अवलोकन है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से वो खास बातें निकालें जो ग्वाटेमाला के सबसे अहम और दिलचस्प पहलुओं को सामने लाती हैं। तो चलिए इसे समझने का सफर शुरू करते हैं। सच कहूं तो ग्वाटेमाला का नाम सुनते ही एक रहस्य सा लगता है, थोड़ा रोमांच भी। ये सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं है, बल्कि जैसे इतिहास, कुदरत और इंसानी जज्बातों का संगम हो। चलिए इस जानकारी को खोलते हैं जरा। आपने बिल्कुल सही कहा। ग्वाटेमाला की कहानी वाकई कई धागों से बुनी हुई है। यहाँ का इतिहास हजारों साल पुराना है। भूगोल देखें तो वो भी बहुत नाटकीय है और संस्कृति उतनी ही रंगीन। और हाँ, यहाँ की खासियत यही है कि वो प्राचीन माया दुनिया के अवशेष और आज का आधुनिक जीवन दोनों साथ साथ चलते दिखते हैं, अक्सर एक ही जगह पर। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को ही समझ लेते हैं। नक्शे पर देखें तो ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में है। इसके पड़ोसी कौन कौन है? हाँ, तो उत्तर और पश्चिम में मेक्सिको है, पूर्व में बेलीज और कैरिबियन सागर का तट है, और दक्षिण पूर्व में होंडुरास और अल साल्वाडोर हैं, और फिर दक्षिण में प्रशांत महासागर का लंबा तट है। अच्छा, यानी दोनों तरफ समुद्र तट है, प्रशांत भी और कैरिबियन भी। हाँ बिल्कुल। और ये दो तट होना इसके भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही काफी अहम है। लेकिन सिर्फ तट ही नहीं, ग्वाटेमाला की असली पहचान तो इसकी जबरदस्त भौगोलिक विविधता है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो देश के बड़े हिस्से में फैले हैं, दूसरी तरफ घने जंगल, खासकर पेटेन जैसे उत्तरी इलाकों में। पेटेन, हाँ सुना है। और फिर एटिटलान जैसी झीलें, कहते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। उसके किनारे ज्वालामुखी पहरा देते से लगते हैं। और हाँ, यहाँ कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। ये सिर्फ नज़ारा नहीं है, बल्कि धरती के नीचे की उथल पुथल का सबूत भी है। सक्रिय ज्वालामुखी, ये सुनने में ही रोमांचक लगता है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश की प्रकृति का एक जीवंत हिस्सा है। ये ज्वालामुखी सिर्फ खतरा ही नहीं है, बल्कि यहाँ की मिट्टी को बहुत उपजाऊ भी बनाते हैं। और हाँ, पर्यटन के लिए भी एक बड़ा आकर्षण है। राजधानी ग्वाटेमाला सिटी वो देश का सबसे बड़ा शहर है, आर्थिक केंद्र भी, जो एक पहाड़ी घाटी में बसा है। तो कह सकते हैं कि ये पूरी भौगोलिक विविधता ही ग्वाटेमाला के चरित्र को बनाती है। बिल्कुल। ऊंचे पहाड़, गहरे जंगल, शांत झीलें, वो उफनते ज्वालामुखी और दो अलग अलग समुद्र तट, ये सब मिलकर इसे प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध और नाटकीय बनाते हैं। और इसी भूगोल ने यहाँ की संस्कृतियों को भी गढ़ा है। अलग थलग घाटियों में अपनी अपनी खास परंपराएं पनपी हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब भूगोल से आगे बढ़ते हैं, यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति पर आते हैं। जानकारी बताती है कि आबादी करीब 1.8 करोड़ है, और जो बात ग्वाटेमाला को खास बनाती है वो है इसकी मजबूत और जीवंत माया संस्कृति। हाँ, ये वाकई बहुत खास है। सदियों के उतार चढ़ाव के बावजूद, खासकर ग्रामीण इलाकों में, ये संस्कृति आज भी धड़कती है। कैसे दिखती है ये संस्कृति आज? देखिए, पारंपरिक पोशाकें हैं जिनमें हर रंग दिखेगा। हाथ से बुने जाने वाले कपड़े, उनके डिजाइन बहुत जटिल होते हैं। फिर शिल्प हैं और साल भर चलने वाले रंगीन त्योहार, ये सब मिलकर एक अद्भुत तस्वीर बनाते हैं। और धर्म के बारे में क्या? जानकारी में कैथोलिक और स्वदेशी मान्यताओं के समन्वय का जिक्र है। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। स्पेनिश उपनिवेश के साथ कैथोलिक धर्म तो आया, लेकिन उसने पुरानी स्वदेशी मान्यताओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि कई जगहों पर दोनों का एक अनूठा मिश्रण बन गया। लोग चर्च भी जाते हैं और साथ ही अपने पारंपरिक देवी देवताओं की पूजा और रस्में भी निभाते हैं। इसे सिंक्रेटिज्म कहते हैं। अच्छा, ये समन्वय असल में कैसे दिखता है? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे कुछ कैथोलिक संतों की पूजा होती है तो उसमें पुरानी माया रीतियों के तत्व भी शामिल हो जाते हैं, या फिर खेतीबाड़ी के खास मौकों पर या जीवन के अहम पड़ावों पर पारंपरिक माया पुजारी और कैथोलिक पादरी दोनों की भूमिका हो सकती है।
भाषा के बारे में क्या? स्पेनिश मुख्य है, लेकिन और भी भाषाएं हैं। हाँ, स्पेनिश बेशक राष्ट्रीय और मुख्य भाषा है, लेकिन यहाँ 20 से ज़्यादा, सोचिए 20 से ज़्यादा अलग-अलग स्वदेशी भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। ज़्यादातर माया भाषा परिवार के हैं। ये भाषाई विविधता सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि हर समुदाय की अपनी अलग पहचान और हजारों साल पुरानी विरासत का प्रतीक है। 20 से ज्यादा भाषाएं, ये तो वाकई जबरदस्त है। ये दिखाता है कि सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं। बिल्कुल, बाहरी प्रभावों के बावजूद वो बनी हुई हैं। अच्छा, अब अगर हम देश की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। जानकारी के अनुसार 2024 में बर्नार्डो आरेवेलो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जी हाँ। और यहाँ की मुद्रा का नाम ग्वाटेमाला क्वित्साल है। ये नाम भी शायद। हाँ, ये नाम भी माया संस्कृति से जुड़े एक पवित्र पक्षी क्वेत्साल पर है। अच्छा, चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये देश चलता कैसे, मतलब मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, अर्थव्यवस्था कई स्तंभों पर टिकी है, लेकिन हाँ, कृषि वो पारंपरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही है। यहाँ की उपजाऊ ज्वालामुखीय मिट्टी, जैसा मैंने कहा, कॉफी उगाने के लिए बेहतरीन है, और ग्वाटेमाला की कॉफी दुनिया भर में मशहूर भी है। हाँ, कॉफी का तो सुना है मैंने। उसके अलावा केला, गन्ना, इलायची जैसी फसलें भी अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती हैं। और पिछले कुछ दशकों में वस्त्र उद्योग, मतलब कपड़ा बनाने का काम, वो भी एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है, खासकर अमेरिका को निर्यात के लिए। और पर्यटन, आपने उसका भी जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल, पर्यटन का महत्व भी लगातार बढ़ रहा है। ये तीनों कह सकते हैं मुख्य इंजन हैं, कृषि, कपड़ा और पर्यटन। लेकिन क्या ये विकास सब तक पहुंच रहा है या इसमें भी असमानता है? यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है। ग्वाटेमाला में आर्थिक असमानता काफी ज्यादा है। शहरी इलाकों में, खासकर राजधानी ग्वाटेमाला सिटी के आसपास, विकास और समृद्धि ज्यादा दिखती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां स्वदेशी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, वहां गरीबी और अवसरों की कमी एक कड़वी सच्चाई है। जमीन का बंटवारा भी एक पुराना मुद्दा है। और एक और बेहद अहम आर्थिक पहलू है। विदेशों में काम करने वाले ग्वाटेमाला के नागरिकों द्वारा अपने घर भेजा जाने वाला पैसा, रेमिटेंसेस जिसे कहते हैं। अच्छा, रेमिटेंसेस, वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि देश की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गई है। लाखों परिवार अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस बाहरी आय पर निर्भर है। बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर होता होगा। बिल्कुल, ये पैसा न सिर्फ परिवारों का गुजारा चलाता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर खपत को भी बढ़ाता है। लेकिन हाँ, ये निर्भरता अर्थव्यवस्था को बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील भी बनाती है, जैसे मेजबान देशों की आर्थिक स्थिति कैसी है या उनकी आव्रजन नीतियां क्या हैं। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था में क्षमता तो है, लेकिन वो संरचनात्मक चुनौतियां जैसे असमानता और गरीबी वो बनी हुई हैं। और ये आर्थिक और सामाजिक स्थिति सीधे तौर पर शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी प्रभावित करती होगी। जानकारी बताती है कि शिक्षा व्यवस्था अभी विकासशील है और ग्रामीण और शहरी इलाकों में गुणवत्ता और पहुंच में काफी अंतर है। हाँ, ये एक सीधी कड़ी है। आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी, भौगोलिक दूरी, ये सब अक्सर ग्रामीण बच्चों, खासकर स्वदेशी लड़कियों के लिए अच्छी शिक्षा पाने में रुकावट बनते हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता में ये अंतर भविष्य में अवसरों की असमानता को और गहरा कर सकता है। इसके अलावा और क्या सामाजिक चुनौतियां हैं? देखिए, गरीबी तो है ही, जिसका हमने जिक्र किया। भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा रहा है, जो सरकारी सेवाओं और संस्थाओं में लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी बराबर पहुंच न हो पाना, खासकर दूर दराज के इलाकों में, ये एक और चुनौती है। तो तस्वीर ये है कि देश विकास के रास्ते पर तो है, लेकिन राह में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। निश्चित रूप से इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि ग्वाटेमाला एक जीवंत और कह सकते हैं जुझारू समाज है। नागरिक संगठन काफी सक्रिय हैं, सुधारों की मांग उठती रहती है। इन सामाजिक और आर्थिक अंतरालों को पाटने के लिए कोशिशें हो रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि प्रगति की रफ्तार धीमी हो, पर यह समझना जरूरी है कि ये देश अपनी जटिलताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। चलिए अब उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जो शायद दुनिया भर के यात्रियों को ग्वाटेमाला की ओर सबसे ज्यादा खींचता है, इसका पर्यटन। जानकारी कहती है कि यह मध्य अमेरिका के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हाँ बिल्कुल है। और जब हम यहाँ के आकर्षणों की लिस्ट देखते हैं तो वजह साफ हो जाती है। सबसे पहले तो जिक्र आता है टिकाल का। जंगल के बीच छिपा माया सभ्यता का वो विशाल शहर,
जिसके पिरामिड आसमान छूते लगते हैं। टिकाल, हाँ, वो वाकई एक विस्मयकारी जगह है। वो सिर्फ खंडर नहीं है, वो माया सभ्यता की शक्ति, उनके ज्ञान और उनकी कला का जीता जागता प्रमाण है। सोचिए, घनी जंगल के बीच विशाल प्लाजा, ऊंचे ऊंचे मंदिर, महलों के अवशेष, उनको देखना आपको हजारों साल पीछे ले जाता है। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। टिकाल के बाद एंटीगुआ का नाम आता है। पुरानी राजधानी आजकल अपनी खूबसूरत औपनिवेशिक वास्तुकला, रंगीन इमारतों और वो पत्थर जड़ी सड़कों के लिए जानी जाती है ना? बिल्कुल। और इसके पीछे ज्वालामुखियों का नज़ारा भी बहुत शानदार होता है। एंटीगुआ 3 ज्वालामुखियों से घिरा हुआ है, अगुआ, फुएगो जो अक्सर सक्रिय रहता है, और अकाटेनांगो। ये शहर भूकंपों से कई बार तबाह हुआ, लेकिन हर बार फिर खड़ा हुआ। आज ये अपने शांत कलात्मक माहौल, बढ़िया कैफे, स्पेनिश भाषा स्कूलों और हाँ, उन नाटकीय ज्वालामुखीय नज़ारों के लिए मशहूर है। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और फिर आती है लेक अटितलान। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं, क्या गजब की जगह लगती है। नीले पानी की विशाल झील, चारों ओर ऊंचे ज्वालामुखी और छोटे छोटे माया गांव बसे हैं। हाँ, इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में गिना जाता है। और ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध है। झील के किनारे बसे हर गांव का अपना अलग चरित्र है, अपनी अलग पारंपरिक पोशाक, अपनी हस्तकला। यहाँ आप कायाकिंग कर सकते हैं, गांव में घूम सकते हैं, स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं, या बस बैठकर झील और ज्वालामुखियों के बदलते रंगों को देख सकते हैं। प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम है ये। वाह! इसके अलावा सैमुक चंपे का भी जिक्र है। ये क्या है? नाम ही बड़ा अनोखा है। सैमुक चंपे, हाँ, वो प्रकृति का एक चमत्कार है असल में। ये कहाबोन नदी के ऊपर बना एक प्राकृतिक चूना पत्थर का पुल है, और उस पुल के ऊपर कई छोटे छोटे सीढ़ीनुमा चमकीले हरे और नीले रंग के पानी के ताल बने हुए हैं, जैसे इन्फिनिटी पूल्स हो, लेकिन प्राकृतिक। घने जंगल के बीच छिपी ये जगह तैरने और प्रकृति की शांति का आनंद लेने के लिए एकदम सही है। अच्छा, यहाँ पहुँचना आसान है? थोड़ा मुश्किल हो सकता है, रास्ता उतना आसान नहीं है, लेकिन जो नज़ारा मिलता है वो सारी मेहनत वसूल कर देता है। और आखिर में पाकाया ज्वालामुखी। जानकारी में बताया गया है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां लोग ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। क्या ये सुरक्षित होता है? पकाया ग्वाटेमाला के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, हाँ। लेकिन यहाँ होने वाली ट्रैकिंग आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि इसे गाइड की देखरेख में और तय रास्तों पर ही किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ आप अक्सर सुरक्षित दूरी से बेशक हाल के लावा प्रवाह को देख सकते हैं या जमीन की गर्मी महसूस कर सकते हैं। अच्छा, लावा प्रवाह देख सकते हैं? हाँ, कभी कभी। ये प्रकृति की उस कच्ची शक्ति का अनुभव करने का एक बहुत रोमांचक तरीका है। तो कुल मिलाकर देखें, टिकाल के इतिहास से लेकर एटिटलान की शांति तक, एंटीगुआ की सुंदरता से लेकर सिम्यूक चंपे के अजूबे और पकाया के रोमांस तक, ग्वाटेमाला हर तरह के यात्री के लिए कुछ न कुछ खास पेश करता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ग्वाटेमाला की एक जटिल लेकिन बेहद आकर्षक तस्वीर उभरती है। एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी माया विरासत आज भी सांस ले रही है और आधुनिक जीवन के साथ कदम मिला रही है, जहां ज्वालामुखी और वर्षावन प्रकृति की भव्यता और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, आर्थिक असमानताओं से भी जूझ रही है। सही। अगर सार निकालना हो तो मैं कहूंगी कि ग्वाटेमाला इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का एक बहुत तीव्र मिश्रण है। इसकी सांस्कृतिक जड़ें अविश्वसनीय रूप से गहरी और विविध है, खासकर इसकी स्वदेशी माया विरासत। साथ ही ये एक विकासशील देश है जो गरीबी, असमानता, संस्थागत कमजोरियों जैसी वास्तविक चुनौतियों का सामना कर रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच ये अपनी अनूठी पहचान, अपनी कला, अपने संगीत, अपने लोगों की गर्मजोशी और अपने अद्भुत प्राकृतिक नज़ारों के साथ खड़ा है। ये यात्रियों के लिए और दुनिया को समझने की इच्छा रखने वालों के लिए अनुभवों का खजाना है सच में। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ग्वाटेमाला जैसे देश के लिए जिसकी पहचान इतनी गहराई से उसकी प्राचीन स्वदेशी संस्कृतियों और उसके नाटकीय भूगोल से जुड़ी है, उसके लिए आधुनिक वैश्वीकृत दुनिया में अपना रास्ता बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है। कैसे यह देश अपनी अनमोल विरासत को सहेज कर रखते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।
खासकर तब जब बाहरी दबाव और आंतरिक असमानताएं दोनों मौजूद हों। ये संतुलन साधना ही शायद ग्वाटेमाला के भविष्य की सबसे बड़ी कहानी होगी।